किया है एक बार दोबारा से क्विक देखो। सबसे पहले आपको यदि शॉर्ट नोट आता है पेपर में जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो सबसे पहले आपको कंपनी एक्ट 2013 की डेफिनेशन देनी है। ओके। ओपीसी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी के बारे में भी लिखना है। ओके। एसए 700 एसए 700 का नाम आपको याद होना चाहिए। एसए 700 ने क्या कहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, क्या कहा है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के बारे में, सब चीजें आपको मस्ट है पेपर में लिख के आनी है। ओके। एंड देन फिर एक जनरल मीनिंग आप लिख के आएंगे। और यदि क्वेश्चन आता है जनरल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये 3 बुलेट पॉइंट आपको मस्ट है लिख के आने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ओके। अब आपका कोई डाउट तो है नहीं, राइट? अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन इसी कंसेप्ट में से पूछती हूँ। ठीक है, एंड देन फिर हम आईसीआई के मटेरियल में जहां पर ये क्वेश्चन है उससे मैच भी करेंगे। जैसे मैंने बोला आपको कि हमारा 3 लेयर्स में कंसेप्ट जाएगा। 2 लेयर हमारे पूरे हो चुके हैं, एक लेयर हमारी रहती है मैच करने की, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपका मोटिवेशन बढ़े कि हमने जो किया है, जो आप याद करोगे वो पूरा आईसीआई के मटेरियल के बेस पर है, और बल्कि उससे बेटर प्रेजेंटेशन से है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, ओपिनियन क्या होता है? आपने ऐसे 700 में नाम देखा, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहां पर एक वर्ड आया है दैट इज ओपिनियन। तो मुझे आप बताएंगे कि ओपिनियन होता क्या है। आपके लिए आसान बनाती हूं कि ओपिनियन और एडवाइस में डिफरेंस बता दो मुझे। ठीक है, आप कहेंगे ये तो इंग्लिश की क्लास चल पड़ी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑडिट की ही क्लास है। लेकिन ये वर्ड आपको क्लियर करने बहुत जरूरी है, ताकि आप समझ पाओ कि एग्जाम में कितना डेप्थ स्टडी करके आपको जाना होगा, प्लस आपके फ्यूचर के लिए ये कंसेप्ट की क्लैरिटी भी जरूरी है। एग्जाम पर्पज से तो है ही, और लेकिन फ्यूचर में जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको सब आना चाहिए। जो भी ऑडिट में हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए ओपिनियन और एडवाइस में क्या डिफरेंस है? लास्ट कॉर्नर, हाँ जी, अपना ओपिनियन दे इसके बारे में। बेटा समझ तो आ रहा है, लेकिन बताए क्या इसमें? मन में तो है ओपिनियन अलग होता है, एडवाइस है ना, लेकिन ना बताना नहीं आएगा। ओके, चलिए मैं बताती हूँ आपको, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी। सबसे पहले ये बताएं कि ऑडिट करता कौन है? हु कंडक्ट द ऑडिट? यस, ऑडिटर। कौन करता है ऑडिट? ऑडिटर। और ऑडिटर कौन होता है? दैट इज सीए। और साथ में ये बात भी आप समझ लो आज ही कि सीए एक ऑडिटर हमेशा अपना ओपिनियन देता है। ठीक है, कभी भी एडवाइस नहीं देगा जब तक उससे पूछी ना जाए, जब तक ऑडिटर से कभी एडवाइस मांगी ना जाए। तो आप क्या कहेंगे? ऑडिटर विल नॉट गिव एनी एडवाइस अंटिल आस्क्ड फॉर। ठीक है, ओके। अब चलते हैं डिफरेंस पर कि ओपिनियन और एडवाइस में डिफरेंस क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है इन दोनों का। देखिए, ओपिनियन को हम कहते हैं दैट इज व्हाट आई थिंक, जो भी मुझे लगे, जो भी मुझे सोचूं मैं, उसको बताना ओपिनियन कहलाता है। यहाँ हम ऑडिटर की बात कर रहे हैं, तो ऑडिटर को जो लगता है, ऑडिटर का पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियन कहलाता है, राइट? और एडवाइस क्या है? व्हाट ऑडिटर थिंक यू शुड डू, जो भी ऑडिटर को लगे कि आपको ये एक्शन करना चाहिए, आपको मीन क्लाइंट को बोले कि आपको ये सब काम करने चाहिए, तो वो कहलाता है एडवाइस। व्हाट ऑडिटर थिंक, जो भी ऑडिटर का पॉइंट है उसको बताना ओपिनियन है। और जो ऑडिटर को लगे कि क्लाइंट को ये काम करने चाहिए, वो कहलाता है आपका एडवाइस। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, थोड़ा कम समझ में आया है, इसी कारण से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ बहुत आसान तरीके से, ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस फॉर एवर याद रहेगा। अब ध्यान से समझना, कोई भी मूवी रिलीज होती है तो बहुत सारे रिव्यू देने वाले व्यक्ति आ जाते हैं। कोई कहता है 3 स्टार मूवी है, कोई कहता है 5 स्टार मूवी है, हमें तो अच्छी लगी है, आपको देखनी चाहिए। हाँ चलो, आपका कोई फ्रेंड एक मूवी देख के आता है, आप कहते हो कि भाई ये मूवी कैसी लगी, तो कहते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी मूवी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो बस ये ओपिनियन कहलाया। ठीक है, और जब वो व्यक्ति आपको ये कह दे कि तुम्हें भी ये देखनी चाहिए, वो फ्रेंड आपको अब रेफर कर रहा है कि तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए, इंस्पिरेशन मूवी है, मोटिवेशनल मूवी है, जाओ और देखो इस मूवी को, तो वो क्या कह रहा है? आप एक्शन लेने के लिए आपको कह रहा है, तो यहां पर ये कहलाएगा एडवाइस।
आई होप आपको अच्छे से अब क्लियर हुआ। ओपिनियन क्या है, जब वो अपनी राय दे। एडवाइस क्या है, जब आपको भी वो कुछ कहे, करने के लिए, एक्शन करने के लिए कह दे, तो एडवाइस। ऑडिट में ऑडिटर हमेशा ओपिनियन देगा, दैट मीन्स अपनी राय दे देगा। ठीक है, सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लिए उसने, वेरीफाई कर लिए, अब उसको जो लगता है उसको कहे तो वो ओपिनियन है। कभी भी वो क्लाइंट या शेयर होल्डर को ये नहीं कहेगा कि आपको ये काम करना चाहिए। ठीक है, जब तक उससे पूछा ना जाए। अब क्लाइंट कल को पूछने लग गया कि हाँ आपने कमी देखी है, बताओ किस तरीके से मैं बेटर और अच्छे से अपना प्रॉफिट कमा सकता हूं या आगे बढ़ सकता हूं, तो उस पर अब वो एडवाइस दे सकता है क्योंकि उससे पूछी गई है। एक बात और इसी में, ओपिनियन हमेशा हमारे लिए 4 टोटल होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 4 टाइप के। फर्स्ट है अनक्वालिफाइड, सेकंड है क्वालिफाइड, थर्ड है डिस्क्लेमर और लास्ट होता है आपका एडवर्स। हालांकि बहुत एडवांस लेवल है, लास्ट लेवल पर नॉर्मली ये पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी ओपिनियन आपने समझा है तो जरूरी है कि आप ये भी समझ लें कि ऑडिटर 4 तरह के ओपिनियन दे सकता है, जिसको आप कहते हो अनक्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ओपिनियन और लास्ट क्या है, एडवर्स ओपिनियन। आप इन्हीं को रिपोर्ट के नाम से भी बोल सकते हो। हमने बोला ना कि ऑडिट में ऑडिटर एक रिपोर्ट देता है, तो रिपोर्ट कितनी तरह से क्या नाम हो सकते हैं उनके, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट कह सकते हो, क्वालिफाइड रिपोर्ट कह सकते हो, डिस्क्लेमर रिपोर्ट कह सकते हो, एडवर्स रिपोर्ट कह सकते हो। ठीक है, अभी इनको डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, लेकिन हाँ माइंड में जरूर डालूंगी आपके। अब देखो, जब आप कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करते हो और उनमें कमी लगती है या नहीं लगती है, 2 ही केस हो सकते हैं। हमारे लिए यहाँ 4 केस हैं। कैसे? देखो, एक तो ये है कि बिल्कुल भी कोई भी मिस्टेक आपको दिखी ही नहीं, राइट, कोई भी गलती है ही नहीं पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सब ओके है। ओके। दूसरा, बहुत सारी गलती हो सकती है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी मिस्टेक हो सकती हैं। ओके। एक रहता है कि कुछ मिस्टेक हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो बताना तो पड़ेगा ना शेयर होल्डर को या जो इतने भी आपके यूजर्स हैं। अभी हम यूजर्स की कहानी करेंगे अभी आपके साथ कि यूजर्स कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो उनके बेनिफिशियल के लिए ये सब रिपोर्ट तैयार की जाती है। एक और रिपोर्ट हो सकती है जब आप यानी कि ऑडिटर का किसी क्लाइंट या उसकी मैनेजमेंट के साथ मिसमैच हो, यानी कि जो क्लाइंट कह रहा है आप उससे एग्री नहीं करते हो, तो आपके पास पावर है कि अपनी रिपोर्ट दे दो। तो बस इसी तरीके की ये रिपोर्ट होंगी। हम इनको डिटेल में अपने फॉर श्योर के आगे आने वाले लेक्चर्स में तो डिस्कस करना ही है हमें। तो अभी मैंने आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाया। चले आगे। अब एक और क्वेश्चन निकलता है कि आप कहें कि व्हाट इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब मुझे आप बताएंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है। चलो इसको भी मैं थोड़ा आसान कहती हूँ, आपको बनाती हूँ आपके लिए आसान। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अब ऐसा है कि यदि आपको जहां पर मैंने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला वहां पर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिख दिया, तो आपके एग्जामिनर उसको गलत कर देंगे, आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कब आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लिखना है और कब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखना है। इसके लिए आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी जरूरी है। ठीक है, तो आप समझो कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उसके साथ डिफरेंस क्या है। कोई कुछ कहना चाहता है तो पहले बता दो मुझे, एंड देन फिर मैं आपको ये डिस्कस करवाती हूँ। हाँ जी, कुछ हद तक सही है। अब पूरा देख लो। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक डाटा है किसके बारे में? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स के बारे में। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन तो जरूर आएगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स तो आप बहुत बार पढ़ते आ रहे हो, राइट। ठीक है, किसके होंगे ये? या तो बिजनेस के या पर्सन के। ठीक है, ये कहलाता है आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरा एग्जाम्पल ले लो इसका। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या क्या शामिल होते हैं? कोई भी पेमेंट की हिस्ट्री है, कोई भी परचेज आपने किया है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड है। इवन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर ही इंक्लूड किए जाते हैं। तो करेक्ट क्या निकलता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अ ब्रॉड टर्म बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज जस्ट अ पार्ट, हिस्सा है किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। याद रहेगा। तो यानी कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा फिगर को ले रहे हो जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक छोटा सा हिस्सा रहता है। ठीक है, तो क्लियर होगा कि कब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लेना है, कब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेना है। ये मैं आपको डिस्कस करवाती जाऊंगी लेक्चर्स में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वर्ड लें या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लें।
ये भी बात क्लियर हो गई। तो ये क्वेश्चंस हमने आपके साथ लेने थे। अब चलते हैं आईसीआई के साथ आपके इस कंसेप्ट की मैचिंग पर। ठीक, ओके। देखिए, ये आपका प्रैक्टिस मैनुअल है जो ओल्ड सिलेबस में मिलता था। अब न्यू सिलेबस के स्टूडेंट ये ना सोचे कि हम क्यों करें, हमारे तो सिलेबस में अब प्रैक्टिस मैनुअल देना ही बंद हो गया है। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो हैं अभी भी, राइट, ओके। और क्वेश्चन बैंक ही होता है प्रैक्टिस मैनुअल, और कुछ नहीं होता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपको हर क्वेश्चन करके जाना है जो मैं आपको करवा रही हूँ। यदि आपको पेपर में अटेम्प्ट में क्लियर होना है तो ये मस्ट है क्वेश्चन, क्योंकि यदि एग्जाम में आ गया तो फिर ये ना कहना कि हम तो छोड़ गए थे, मैम ने तो करवा दिया था। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन कहाँ है आपका, पहले ये चेक कर लेते हैं एंड देन फिर मिला लेंगे। शॉर्ट नोट बताना है आपको जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब वर्ड टू वर्ड मैच करते जाओ, क्विक करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। सबसे पहले क्या किया है, ऐसे 700 नाम दिया, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। क्या हमने भी लिया है, बिल्कुल लिया है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पूरी डेफिनेशन ली है एज पर ऐसे 700। ठीक है, एंड नेक्स्ट पहला देखो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड को जो पूरा करे, किसकी, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स की, उसी को कहते हैं जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। और डिटो सेम लाइन, द फ्रेमवर्क व्हिच इज डिजाइन्ड टू मीट ऑल कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स कॉल्ड द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। तो दोनों के दोनों जो पहरे हैं वो पूरे के पूरे हमारी नोटिंग में इंक्लूड है। नेक्स्ट चलते हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड है, बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दैट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स जिसको आप एक्सप्लेनेटरी नोट्स एनेक्स 2 भी कहते हो, राइट। तो ये सब चीजें हमने ली है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, जो और बेटर बना देता है प्रेजेंटेशन। शेड्यूल, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, राइट, हमने भी लिखा है कि सप्लीमेंट्री शेड्यूल क्या है, जस्ट अ नोट्स टू अकाउंट्स है। ओके, नेक्स्ट देखो कि स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड नहीं है, रिपोर्ट बाय डायरेक्टर, स्टेटमेंट बाय द चेयरमैन, डिस्कशन एंड एनालिसिस बाय द मैनेजमेंट। ये भी मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस करवा दिया। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन दोबारा से आ गई, कॉमन इंफॉर्मेशन नीड ऑफ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। आगे चलते हैं, ये देखिए, मैनी यूजर्स however rely on financial statement as a major source of financial information। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर रिलाई करते हैं, क्यों, क्योंकि वही एक मेजर सोर्स है आपकी इंफॉर्मेशंस का। यहाँ देखिए, many users have to rely on financial statement as their major source of financial information। ठीक है, with their needs in view, सब चीजें बिल्कुल डिटो सेम ही मिलेंगी आपको। अब एनालिसिस हो गया है कि हमने जो नोटिंग में लिया है आईसीआई की फुल कवरेज ही ली है, बल्कि प्रेजेंटेशन बेटर बनाई है। क्यों, क्योंकि आपको पेपर में जिस तरीके से लिखना है ना वैसा ही होना चाहिए। आप बार बार देखोगे तो ये माइंड में आपका प्रिंट होना ही है, और जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको डर लगेगा ही नहीं। ओके, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जितने भी हैं सब एप्लीकेबल होते हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर। और ये लाइन देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल टू ऑल जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन। तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट मेरा कंप्लीट अब हो जाता है हर तरीके से, बिल्कुल कंप्लीट। अब रही बात जो मैं आपको बार बार इन्फ्लुएंस कर रही थी एएस या एसए के बारे में जानने की, वो आप यहाँ इस सेकंड शॉर्ट नोट से देख सकते हो, हालांकि समझाया नहीं है, अभी देख लो। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, आपने कितनी बार ये टॉपिक देखा है, जब से आपने कॉमर्स को चूज किया है तब से आपने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को सुना भी है और समझा भी है। तो कहाँ है ये, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में है, और साथ में देखना एसए 570 में भी गोइंग कंसर्न की कहानी आती है, राइट। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन करेंगे जब हमारे एग्जाम में जो सजेस्टेड आंसर है उसमें यही वर्डिंग होगी, और आपका एग्जामिनर जब आपके आंसर को मिलाएगा तो बिल्कुल मैच होगा या नहीं होगा, अब आप ये खुद डिसाइड करो। क्लियर हो गया ना कहानी। चलिए अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले इस पर चलते हैं। देखो कंसेप्ट नंबर 1 में 2 चीजें हैं, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पूरा हो गया, अब चलते हैं यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, ताकि मेरा पूरा कंसेप्ट नंबर 1 कंप्लीट हो, और जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब बिखरे हुए हैं उनको हम कवर कर लेंगे। एक रहता है ओपीसी, डोरमेंट कंपनी, स्मॉल कंपनी, आपको बताना, राइट। एक एएस की हिस्ट्री, एक एसए की हिस्ट्री, ये सब हमारे टॉपिक हैं जो बिखरे हुए हैं, जिनका हमारे टॉपिक से लिंक तो नहीं है लेकिन आपको बेस के लिए चाहिएंगे, तो इसलिए हम धीरे धीरे करते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अभी हम समझते हैं आपका ये वाला टॉपिक। देखिए अब बहुत एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा इसी कंसेप्ट में से, इसलिए ध्यान से सुनना। पहला है क्वेश्चन है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या आप कहें कि कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर। तो आप कहेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड बाय ईदर इनसाइडर और आउटसाइडर। ठीक है, या तो
जो घर वाले हैं, यानी कि आपके बिजनेस के ही व्यक्ति हैं, कंपनी के ही इनसाइडर, कंपनी के ही व्यक्ति जो कंपनी को चला रहे हैं वो व्यक्ति यूज कर सकते हैं, या कंपनी के बाहर वाले व्यक्ति, घर से बाहर वाले व्यक्ति, बिजनेस से बाहर वाले व्यक्ति उसको यूज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे एक इनसाइडर और एक कहेंगे आप आउटसाइडर्स। इनको आप पहले ऐसे कहते थे, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स और दूसरा नाम आउटसाइडर का क्या रहेगा, एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स और बहुत अच्छे से मैं मानती हूँ कि आपको क्लियर है ना। मैनेजमेंट हो गया या कंपनी के जितने भी एम्प्लॉइज हैं ये सब इंटरनल यूजर्स में आते हैं। तो कौन कौन आएगा, चलो लिख लें एक बार। दैट इज फर्स्ट है मैनेजमेंट, सेकंड है आपके एम्प्लॉइज, थर्ड है आपके शेयर होल्डर्स। मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, लास्ट आपका शेयर होल्डर्स। ये कौन है, इंटरनल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आ सकते हैं, एक है क्रेडिटर्स या बैंक कहें, लेंडर्स कहें, लोन देने वाले, इन्वेस्टर जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट बिल्कुल टैक्स लेना है उनको इस पर्पज से तो देखेंगे, कंपेटिटर्स, और लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो शायद आप अब तक नहीं जानते, दैट इज फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। ठीक है, और ये सभी वर्डिंग आपके आईसीआई के मटेरियल में गिवन है। मैंने आपको कहीं पर भी कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं लिया, मैंने वही नाम लिए हैं जो आपके आईसीआई के मटेरियल में गिवन है। नहीं तो मैं इससे बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको लिखवा सकती थी, लेकिन पॉइंट हम वही लेंगे जो आईसीआई के मटेरियल के अंदर होंगे। ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स आए तो आपको तीन एक्सप्लेन करने हैं, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर कौन कौन होते हैं, इनमें एक एक लाइन लिखनी पड़ेगी, और क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, कंपिटिटर्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, इनमें भी आपको एक एक वर्डिंग लिखनी है। डोंट वरी, सब लिखवाऊंगी, सब दिखाऊंगी आपको, नोटिंग में सब कुछ है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको सब कुछ मुझे बता के चलना है, और नोटिंग में से कहीं कोई भी एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ना तो आएगा, ना कभी आज तक आया है। ठीक है, अब जो YouTube पर वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है, जो सामने बच्चे बैठे हैं उनको तो नहीं है डाउट, लेकिन जो YouTube पर देख रहे हैं ना उनको हो सकते हैं डाउट। इतना भारी यूनिक कंटेंट है तो आप किसी भी टॉप फैकल्टी के साथ जुड़ जाते और आपको बहुत मोटे पैसे कमाने का मौका भी मिल जाता। बिल्कुल सही बात है, मिल भी जाता और मिल भी सकता है, अभी भी मिल सकता है, देर नहीं हुई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि सब पैसा सब कुछ नहीं होता है, पहली बात, और दूसरा मुझे जो अपना नाम बनाना है इस इंडस्ट्री में अपने दम पर बनाना है, किसी के साथ जुड़ के नहीं, टाइप होके नहीं कि उनके साथ टाइप हो गए तो पहचान में आ गए। हमें लगा कि क्यों ना बच्चों की थोड़ी हेल्प की जाए। अब हेल्प का मीनिंग तो हम यही समझते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट में कुछ देना। अब एसएम के लेक्चर्स पर आपने इतना भारी रिस्पॉन्स हमें दिया है, इतना रिस्पॉन्स हमें आया है कि हमें लगा क्यों ना स्टूडेंट्स को ये दिखाया जाए कि एक्चुअल में ऑडिट किस तरीके से पढ़ा जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। राइट, जो ऑफलाइन उससे पढ़ चुके हैं स्टूडेंट उनको तो एक्चुअल में मेरी वैल्यू और मेरे कंटेंट की वैल्यू पता ही है। तो आप ऑनलाइन पर जो पढ़ रहे हो, आप यूट्यूब पर जो पढ़ रहे हो, उनको एक्चुअल में पता चल जाएगा लेक्चर से। एक्चुअल में सिर्फ पैसे लेके या ब्रांडिंग करके या एडवर्टाइजमेंट करके आप टॉप नहीं बनते हो। आपके कंटेंट में सबसे पहले दम होना चाहिए। मेरा हमेशा ये मानना है, टीचर सिर्फ कंसेप्ट के थ्रू नहीं पढ़ाता, अपनी नोटिंग, अपने हैंड रिटन नोट्स के थ्रू सबसे ज्यादा अपने बच्चों के दिलों में बसता है। देखो, सबसे पहली बात समझो कि जब आप क्लासेस लगाते हो तो आपको हर एक टीचर अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि सबने अपने कंसेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं। लेकिन लेक्चर्स लेने के बाद जब आप सेल्फ स्टडी पर बैठते हो तो आपको वही सब कुछ दिखता है जब क्लासेस लेने से पहले होता है। क्या डिफरेंस रहा, आईसीआई का मटेरियल पहले था और टीचर्स ने भी आईसीआई का मटेरियल ही दिया है, पूरा कॉपी पेस्ट है, कट पेस्ट है, आप ये बोलो, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो आपको खुद अपनी मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ही नोटिंग दी, मानना कि हर, जैसे हम पढ़ाते हुए आपके हर डाउट को क्लियर करें तो आपके मन में जो क्वेश्चन उठते हैं उनको भी हमें ऐसा लगा कि आपके मन में ये उठे हुए होंगे क्वेश्चन, इसलिए हमने इनको डिस्कस कर लिया। आते हैं इसी से जुड़े हुए एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपने यूजर्स देख लिए, एक इनसाइडर इंटरनल यूजर्स हैं, एक आउटसाइडर दैट मीन्स एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जिसमें आपको तीन इंटरनल यूजर्स लेने हैं, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर, और
5 एक्सटर्नल यूजर लेने एज पर आईसीआई मटेरियल। क्रेडिटर्स, बैंक, लेंडर्स पहले में आएगा, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट, कंपिटिटर, फाइनेंशियल एनालिसिस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है, व्हाई द यूजर्स यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो ये यूजर्स हैं सभी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों यूज करते हैं? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अरे ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पर्पस क्या है इन यूजर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने का, ये बताना है। ठीक है, अब पहले समझ लो, एक बार ये सुन लो कि मैनेजमेंट तो इनसाइडर यूजर है, बिल्कुल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों यूज करते हैं? ताकि वो मैनेजमेंट का डिसीजन ले सके, मैनेजमेंट का डिसीजन ले सके। अब ये बातें तो आप लिख सकते हो अपने नोटिंग में अपने हिसाब से, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ बताने का है नहीं, लेकिन फिर भी हम एक बार नोटिंग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है? इनसाइडर यूजर है, इंटरनल यूजर है, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करता है। ठीक है, एम्प्लॉय क्या है? अब एम्प्लॉय में ना कीवर्ड बहुत अच्छे हैं। आप तो ये कह दोगे कि बोनस लेना है, उसको सैलरी लेनी है, तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर लेता है ताकि उसको एक्चुअल में ये पता चल जाए कि उसे रीजनेबल शेयर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है ना। एक बार सुनते जाओ, डोंट वरी। नेक्स्ट है शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स क्या डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है। देखो, इन्वेस्टर अलग हैं जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं लगाया, शेयर होल्डर कौन है? जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है। तो वो कहते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को हम कंटिन्यू में रखें या ना रखें, इसीलिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। क्रेडिटर्स, बैंकर्स या लेंडर्स क्या कहते हैं? रीपेइंग कैपेसिटी को चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं। रीपेइंग कैपेसिटी कि दोबारा से जो कंपनी में जिसमें आप पैसा देने जा रहे हो वो पैसे को दे भी देगी या नहीं, उसकी कैपेसिटी है या नहीं। दैट मीन्स आपको सेफ्टी इंश्योर करनी है अपनी। इन्वेस्टर, अभी बोला था कि आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर। एक बार रिव्यू देख लें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी हैं, ताकि आप पैसा लगाओ या ना लगाओ। गवर्नमेंट किसके लिए? ताकि टैक्स लगा सके, रेगुलेट कर सके सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स को। दैट मीन्स आप सोसाइटी के लिए कुछ काम करो, ये भी लिखना है। कंपटीटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्यों चेक करते हैं? ये तो बता सकते हो, ऐसे में कितनी बार बताया, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए। यस, स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, अपना एनालिसिस करने के लिए कंपटीटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और लास्ट है फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, एंटिटी की परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए। पूरी एंटिटी की, पूरी कंपनी की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको असेस करने के लिए फाइनेंशियल एनालिसिस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करता है। कौन होता है फाइनेंशियल एनालिसिस्ट? हु एनालाइजेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी। जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालाइज करे वही व्यक्ति फाइनेंशियल एनालिसिस्ट कहलाता है। क्लियर होगी कहानी?